बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल है वो ओहम्स लॉ को हम डिस्कस करेंगे और ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो एमडी कैट का भी ये हिस्सा है और इसको आम एक आर्टिकल के तौर पर भी आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें मैं एमडी कैट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगा, तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप अच्छे तरीके से देख सकें। स्टूडेंट्स, हम ओहम्स लॉ की बात करेंगे। एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओहम। इसने ये लॉ जो है ये ड्राइव किया था। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है। स्टेटमेंट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportion across its ends provided the physical state such as temperature etc of the conductor। इसमें मेन जो स्टेट है स्टूडेंट्स फिजिकल स्टेट वो टेम्परेचर होती है ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो देन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वी। तो इसको मैथमेटिकली अगर आप लिखते हैं तो स्टूडेंट्स आई इज प्रोपोर्शन टू वी, ये v के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली ये है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय सम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे R नहीं है स्टूडेंट, ये बात ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पे कंडक्टेंस है जिसे हम G से दार करते हैं, G इंटू वी। अब कंडक्टेंस को स्टूडेंट्स G इज द कंडक्टेंस, G कंडक्टेंस है और G बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लगा दें तो यहाँ से I इज इक्वल टू G की जगह पे 1/R लिखते हैं एंड फ्रॉम दिस वी गेट, अब देखिए R इससे मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली वी गेट V इज इक्वल टू IR। ये आपने याद रखना। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू V इज इक्वल टू IR, इसे आप ओहम्स लॉ कहते हैं। और R जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ये रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे, ये आपके नाले में होना चाहिए। नंबर 1 पे इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। And number 2 is dimensions of conductor। Dimensions of conductor या जिसे आप ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर भी कहते हैं, जिसमें लेंथ है, एरिया है, तो इसकी ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। नंबर 3 पे ये डिपेंड करती है किस पे, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर, जिसे आप टेम्परेचर कहते हैं। तो ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, डायमेंशंस और ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर, इसकी लेंथ कितनी है, इसका एरिया कितना है, और तीसरे नंबर पे ये टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करती है। अब स्टूडेंट्स, आपको ये कंफर्म होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि R का जो यूनिट है, ये आप सारे जानते हो कि R का जो ऐसा यूनिट है ये ओहम होता है। लेकिन G जिसे आप कंडक्टेंस कहते हैं, इसका जो यूनिट होता है, क्योंकि 1/R है, 1/ओहम इनवर्स, 1/ओहम या ओहम इनवर्स भी इसे कहते हैं, ओहम इनवर्स। और ओहम इनवर्स को MHO भी कहते हैं, ओहम इनवर्स MHO और साइमन इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स का यूनिट है। अब हमने ये देखना है कि अगर आप I की जगह पे, जैसे I है, I इज प्रोपोर्शन टू V लिखते हैं ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली ये, अगर आप V इज प्रोपोर्शन टू I लिखें तो देन इसका रिलेशन क्या आएगा, और फिर हम इसके स्लोप और ग्रेडियंट की बात करेंगे, जो एमडी कैट में इसके रिलेटेड एमसीक्यू जो हैं वो आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अगर V लिखते हैं तो V इज प्रोपोर्शन टू I, अगर आप V इज प्रोपोर्शन टू I लिखते हैं
तो देन इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर आप रिमूव करें तो यहां पे जो कांस्टेंट आएगा ये फिर आर आएगा। तो यहां से हमारे पास रिलेशन अगेन v इज इक्वल टू आई आर आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अगर आप यहां मेंशन करते हैं तो इसमें 1/r नहीं आएगा, यानी करंट अगर आप लिखें तो यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो कंडक्टेंस आता है, लेकिन v प्रोपोर्शन टू आई लिखते हैं तो यहां पे जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आता है ये रेजिस्टेंस आता है, ये v इज इक्वल टू आई आर। इसे आप ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये कह सकते हैं। अब इसको ग्राफिकली हम यहां पे ज़ाहिर करेंगे। अगर आप ग्राफ यहां पे ड्रा करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जैसे पहला रिलेशन हमारे पास ये आया था कि I इज प्रोपोर्शन टू V लिखते हैं। अगर I इज प्रोपोर्शन टू अगर आप V लिखें, जैसे मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं कि I इज प्रोपोर्शन टू V लिखते हैं, तो देन अब ओहम लॉ के अकॉर्डिंगली ये कंफर्म है कि हमेशा I जो है ये वर्टिकल एक्सिस में होता है, वर्टिकल एक्सिस में, और V जो है ऑन द एक्सिस। और अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ग्राफ जो आएगा ये स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, जैसे मैंने यहां पे मेंशन किया। अब अगर आप इसकी स्लोप और ग्रेडियंट लेते हैं, स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ अगर आप यहां पे लें तो स्टूडेंट्स स्लोप किसके बराबर होती है? y ओवर x के। अब यहां पे देखें y की जगह पे क्या है? I, और v की जगह x एक्सिस पे क्या है? v। तो I ओवर v जो है ये किसके बराबर होगा? 1 ओवर r के। और 1 ओवर r का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, g से दार करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर I और v के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्लोप और ग्रेडियंट में क्या चीज़ हासिल होती है? कंडक्टेंस हासिल होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और अगर आप सेकंड केस को जो भी मैंने पहले डिस्कस किया है कि अगर आप v इज प्रोपोर्शन टू i लेते हैं तो देन हमारे पास जो ग्राफ आएगा ये स्टूडेंट्स किस लेवल का होगा? तो इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि v ऑन दिस एक्सिस, अगर आप v इस एंड पे लेते हैं और i ऑन x एक्सिस लेते हैं इस एंड पे, ये रीजन है हमारे पास, तो देन अगेन वी गेट द ग्राफ एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये ग्राफ जो होगा ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो मैंने यहाँ पे शो किया। अब इसको अगर आप फर्दर यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि जो हमारे पास स्लोप और ग्रेडियंट हासिल होगा इस केस के लिए, स्लोप or gradient of this graph, यानी v on y axis and I on x axis, तो then slope और gradient क्या होगा? y over x। अगेन y की जगह पे क्या आएगा? v आएगा, और x axis पे I आएगा। तो v over I की जगह पे क्या आ गया? r आ गया, रेजिस्टेंस। तो अगर आप इस पर्टिकुलर ग्राफ में अगर आप y एक्सिस पे v लेते हैं और x एक्सिस पे I लेते हैं तो देन स्लोप और ग्रेडियंट जो है, स्लोप और ग्रेडियंट क्या देगा हमें? रेजिस्टेंस देगा। और अगर I और V के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्लोप और ग्रेडियंट किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस के बराबर होगा। ये पॉइंट आपके नॉलेज में होना चाहिए। देन लास्ट पे स्टूडेंट्स हम ये बात करेंगे कि ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस। ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइसेस स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं कि द डिवाइसेस विच स्ट्रिक्टली ओबेज ओहम्स लॉ, विच स्ट्रिक्टली ओबे ओहम्स लॉ, जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करते हैं इन्हें हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। ये आपने याद रखना, ओहमिक डिवाइसेस। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल में क्या है जी? एग्जांपल में मेटल्स, सो दे आर ओहमिक डिवाइसेस। ये ओहमिक डिवाइसेस हैं। और इसमें ग्राफ जो है ओहमिक डिवाइसेस के लिए ग्राफ किस किस्म का होगा स्टूडेंट्स? I on the side, V on the side and the graph is a straight line graph। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनमें फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर आप जानते हैं, ओहम लॉ में टेम्परेचर क्या होता है, ये स्टूडेंट्स
कांस्टेंट होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और अगर आप नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करें, नॉन ओमिक डिवाइसेस में, नॉन ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं कि जिनमें ओहम लॉ जो है वो स्ट्रिक्टली ओबे नहीं कर, यानी ओबे नहीं होता। नॉन ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस आर कंडक्टर्स, यानी आप ये कहेंगे कि द डिवाइसेस आर कंडक्टर्स विच डोंट ओबे ओहम्स लॉ। which don't obeys Ohm's law, जो ओम्स लॉ को स्टूडेंट से ओबे नहीं करते उन्हें आप नॉन ओमिक डिवाइस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में 2 एग्जांपल्स आपकी बुक में मेंशन है। एक है जी टंगस्टन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, फिलामेंट लैंप। अब टंगस्टन फिलामेंट लैंप के लिए अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो स्टूडेंट से ग्राफ इस लेवल का होगा, आई ऑन द साइड, वी ऑन द साइड। और ये ग्राफ जो है ये स्टूडेंट शुरू में स्ट्रेट लाइन में रहता है, यानी इट इज़ स्ट्रेट लाइन द इनिशियल स्टेज, और उसके बाद इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, और ये अपने पाथ से डिविएट कर जाता है। अब इसकी क्यों ये डिविएट करता है? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे टेम्परेचर जो है फिलामेंट का वो सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, तो इसलिए यहाँ पे ये ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, इट डिविएट्स, ये डिविएट कर जाता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो अंडरस्टूड है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं डिक्रीजिंग दी वैल्यू थी करंट। तो इसलिए इट इज़ अ नॉन ओमिक डिवाइस, टंगस्टन फिलामेंट लैंप, यानी अर्ली स्टेज में इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड देन इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ बिकॉज द टेम्परेचर डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर जब कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है आप कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जब राइज करेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज़ होगी और आई की वैल्यू डिक्रीज होगी। सेकंड एग्जांपल जो है वो है जी सेमीकंडक्टर डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए अगर आप ग्राफ ड्रा करते हैं तो इस पर्टिकुलर केस के लिए आपने ये याद रखना है इंपॉर्टेंटली, I on the side that is the origin और इस सेंड पे V, और ग्राफ जो है ये ग्राफ इस लेवल का होता है, यानी इट टर्न्स डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ, ये ओहम लॉ को ओबे नहीं करता। ये आप देख रहे हैं कि ये कर्व शेप में ग्राफ है, और ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में ये ग्राफ जो है ये इस लेवल का होता है। यानी इसका पूरी डिटेल में लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 को इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस का पोर्शन है। तो कहने का मतलब ये इट्स नॉट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, आप देख रहे हैं कर्व शेप में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, और ऐसे डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर थिंग्स। थैंक यू।